जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बैठ जाए भाई, बैठ जाए। ये कौन है बावला? चले भाई, पिछली क्लास में अपन ने टू आइसोथर्मल कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑलवेज पैरेलल. टू एडियाबेटिक कर्व कैन इंटरसेक्ट इफ द गामा डिफरेंट. और थर्ड पॉइंट, वन एडियाबेटिक वन आइसोथर्मल ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर. पॉइंट नंबर 4 लिखो. पॉइंट नंबर 4, if the given amount of gas equally expand from same initial condition, if the given amount of gas equally expand from same initial condition by isobaric, isothermal and adiabatic process, then यही छोड़ दो और इधर देखो. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बना रहा हूं. यहां गौर से देखें, सेम इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन सेम. इनिशियल कंडीशन सेम मतलब इनिशियल स्टेट सेम. इनिशियल प्रेशर P और इनिशियल वॉल्यूम V. कंडीशन में गैस का एक्सपेंशन किया जा रहा है, इक्वली एक्सपेंशन. ये इक्वली एक्सपेंशन फाइनल वॉल्यूम 2V तक. इक्वली एक्सपेंशन बाय आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस. ध्यान सुनो, सेम इनिशियल कंडीशन मतलब तीनों के ग्राफ एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, क्योंकि इनिशियल कंडीशन सेम मतलब इनिशियल स्टेट सेम. और इक्वली एक्सपांड V से 2V, ग्राफ इससे आगे नहीं जाएगा. फर्स्ट इज द आइसोबारिक, ये आइसोबारिक एक्सपेंशन, ये हो गया. सेकेंड आइसोथर्मल, हाइपरबोला एंड एडियाबेटिक इज ऑल्सो हाइपरबोला. यहां गौर से देखें, मुझे बताओ कौन सा एडियाबेटिक, कौन सा आइसोथर्मल? नीचे वाला एडियाबेटिक. लुढ़का के देख लो, इसमें फास्ट लुढ़केगा, इसमें स्लो लुढ़केगा. या स्लोप से देखे, नीचे वाले का स्लोप, बीच वाले का स्लोप. तो इट्स मीन दिस इज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड दिस इज द एडियाबेटिक एक्सपेंशन, है ना. ये ग्राफ बना, जो उसने लैंग्वेज दी है 2 लाइन में, उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना, है ना. और इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं. अब आपसे पूछा जाए सबसे पहले, वर्क डन बाय द सिस्टम का ऑर्डर. वर्क डन बाय द सिस्टम सबसे ज्यादा किसका? कैसे देखा? एरिया. वर्क डन हमेशा एरिया से. कर्व लाइन एंड वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एरिया वर्क डन. तो फर्स्ट कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एरिया, ये एरिया वर्क डन होगा कि नहीं होगा? तो आइसोबारिक वर्क डन, ये एरिया, इतना एरिया आइसोबारिक वर्क डन. आइसोथर्मल वर्क डन, ये एरिया इन आइसोथर्मल कर्व लाइन और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का ये वाला एरिया, मतलब ये वाला एरिया आइसोथर्मल वर्क डन, आइसोबारिक से कम होगा. और एडियाबेटिक वर्क डन, ये एडियाबेटिक कर्व लाइन और वॉल्यूम एक्सिस के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया एडियाबेटिक वर्क डन. तो एडियाबेटिक का इंक्लोज एरिया सबसे कम है. सबसे ज्यादा वर्क डन आइसोबारिक एक्सपेंशन, उससे कम
आइसोथर्मल एक्सपांशन, उससे कम एडियाबेटिक एक्सपांशन, है ना भैया। तो ये तो हुआ बाई एरिया, बाई एरिया। सेकंड आ जाए फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा? फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर फाइनल स्टेट से निकलेगा। फाइनल स्टेट गौर से देखो, यहां पर इसका फाइनल स्टेट ये रहा, और फाइनल स्टेट के रेस्पेक्ट में ये इसका फाइनल प्रेशर आइसोबारिक का, है ना। फाइनल प्रेशर वही इनिशियल प्रेशर के इक्वल रहेगा। आइसोथर्मल प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स, वॉल्यूम डबल तो प्रेशर, ये प्रेशर हाफ, यानी आइसोथर्मल प्रेशर ये पी, पी आई टी इज इक्वल टू पी बाई टू, ये पी बाई टू होगा भैया, है ना। चले एडियाबेटिक, एडियाबेटिक फाइनल प्रेशर, एडियाबेटिक फाइनल स्टेट से एडियाबेटिक फाइनल प्रेशर पी बाई टू की पावर गामा, पी बाई टू की पावर गामा ये होगा, पक्की बात। तो भैया फाइनल प्रेशर बोलो किसका ज्यादा? आइसोबारिक का फाइनल प्रेशर पी है, आइसोथर्मल का फाइनल प्रेशर पी बाई टू है, और एडियाबेटिक का फाइनल प्रेशर पी बाई टू की पावर गामा। ये फाइनल प्रेशर किससे आया? बाई फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट को देख लो, ये दिख गया। अब आ जाए चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखना चाहता हूं। चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी डीयू, डीयू बोलो, डीयू तीनों का सेम है, क्यों? इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो तब डीयू सेम होता है, या इनिशियल स्टेट तीनों का सेम है पर तो फाइनल स्टेट तो अलग अलग है। इंटर्जी किससे देखते हैं? अरे इंटर्जी किससे देखते हैं? टेम्परेचर से। रे साफ साफ बोलो रे, वर्क डन वॉल्यूम से देखते हैं, इंटर्जी टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर ढूंढो, हर प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, गौर से देखो इधर। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट पर वॉल्यूम टेम्परेचर के एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटर्जी। अरे है कि नहीं? तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, वहां साइन कॉन्सेप्ट बताया था ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटर्जी बढ़ेगी, और इंटर्जी बढ़ेगी तो ये डीयू पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, तो भैया इंटर्जी कांस्टेंट, और इंटर्जी कांस्टेंट तो चेंज इंटर्जी डीयू जीरो। एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन ये होता है, अरे होता है कि नहीं होता है? यानी टेम्परेचर वॉल्यूम की पावर गामा माइनस वन के इनवर्स होता है। एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ती है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन इज अ कूलिंग इफेक्ट, वॉल्यूम बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो इंटर्जी कम होगी, तो डीयू नेगेटिव है भैया। तो आप खुद बताओ अब, डीयू आइसोबारिक एक्सपेंशन में डीयू पॉजिटिव है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डीयू जीरो है, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में डीयू नेगेटिव है। तो भैया डीयू ये आया, डीयू का मेन फंडा है डीयू इज इक्वल टू म्यू सीवीडीटी, या यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, इससे इंटर्जी देख ली, है ना। चले यहां गौर से देखो, चले अब ध्यान से सुनो।
AMU 2011 का क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 248 एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ा हुआ है वो, ठीक है, लाई नहीं, हाँ तो खोल के देखो ना। क्वेश्चन नंबर 248 है भैया। अब गौर से देखो, इधर इधर देखो। अब उसने डायग्राम बना के दे रखा है, आइसोबारिक आइसोथर्मल एडियाबेटिक लिख रखा है। उसने बोला यहां पर इंटरजी यूए है, यहां पर इंटरजी यूबी है, लैंग्वेज में दे रखा है। यहां पर इंटरजी यूसी है, यहां पर इंटरजी यूडी है। इंटरनल जी उसने दे रखी है, इंटरजी इज अ स्टेट फंक्शन, और वो यूए यूबी यूसी में कंपेयर कर रहा है। अब भाइयों कैसे निकाले इंटरजी यूए यूबी यूसी में कौन ज्यादा? तो गौर से देखो, साफ साफ लिख रहा है, मैंने लिख दिया, पहले लिखा है इंटरजी आइसोबारिक एक्सपेंशन में बढ़ेगी। मतलब यहां इंटरजी मान लो 10 जूल, तो 10 से 11 12 30 40 50 60 90 और 20 जूल, तो 10 से 20 यानी यूबी 20 यूए 10। आइसोथर्मल में इंटरजी कांस्टेंट यानी 10 जूल 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 यानी यूए और यूसी 10 जूल। होगा कि नहीं होगा? इसमें इंटरजी डिक्रीज, यहां 10 जूल, 10 से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जूल यानी यूडी 1 जूल और यूए 10 जूल। तो ये 10 से 20, 10 से 10 और ये 10 से 1। बोलो सबसे बड़ी कौन? सबसे बड़ी इंटरजी यूबी। यूबी सबसे बड़ा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो भैया यूबी सबसे बड़ा, उससे छोटा यूए और यूसी इक्वल, और सबसे छोटी इंटर यूडी होगी ना। चलो ये तो लिखा हुआ है जिससे बता रहे हो आप। एक और तरीका है, देखो इधर, U इज इक्वल टू एफ बाई टू पीवी होता है, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी है ना भैया। इन तीनों पॉइंट पर ध्यान दो, वॉल्यूम सेम है ना, तो वॉल्यूम का रोल भी हट गया, यानी इंटरजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जिस पे फाइनल प्रेशर ज्यादा, जिस पर प्रेशर ज्यादा उस पर इंटरजी। यहां प्रेशर P तो इंटरजी 20 जूल, यहां प्रेशर हाफ P/2 तो यहां 10 जूल। अरे प्रेशर हाफ तो इंटरजी हाफ, क्योंकि प्रेशर के प्रोपोर्शनल। तो यहां P तो 20 जूल, हाफ P तो यह हो गया 10 जूल, और यह P/2 की पारगमा तो यहां 1 जूल। 20 जूल 10 जूल 1 जूल, ये तो पता लग गई। और ये आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहां सेम होगी सही, यहां 10 जूल तो यहां 10 जूल। होगा कि नहीं होगा? तो भैया ये ब्लू पेन वाला बच गया, ऐसे ही बता देंगे ये तो। समझ में आ गई बात? तो इंटरजी निकालने के तरीके हैं, टेम्परेचर से निकालो इस तरह से, या फिर डायरेक्ट पीवी प्रोडक्ट से निकालो। पीवी प्रोडक्ट से भी इंटरजी आ जाएगी, कर लोगे। लास्ट बचा हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड नीचे का दिखता है ना सर? अरे तुम्हें नहीं देता मैं, तुम तो दुष्टो सब देख लोगे। हाँ, बोर्ड का क्या सब देख लोगे नीचे का भी। चले तुम फिराक में इसी में रहते हो, बस इधर आ जाओ चुपचाप। हाँ सर दिख रहा है नीचे का? हाँ तो यहां हीट सप्लाइड, गौर से देखे, हीट सप्लाइड निकलेगा फ्लोर से। वर्क डन आइसोबारिक का ज्यादा, डीयू आइसोबारिक का ज्यादा, वर्क डन आइसोबारिक का ज्यादा, डीयू आइसोबारिक का ज्यादा, तो हीट सप्लाइड भी, यानी आइसोबारिक में हीट सप्लाइड सबसे ज्यादा, आइसोथर्मल हीट सप्लाइड उससे कम, और एडियाबेटिक में तो ना हीट लेता है ना हीट देता है, यानी डेल्टा जीरो। ये किससे आया? फ्लॉट से, फ्लॉट से, बाई फ्लॉट। ठीक है भैया। अब सुनो, ये का यही डायग्राम
मैं दूसरी कंडीशन के लिए बना रहा हूं, ठीक है। इसको पॉइंट नंबर 5 डालने हैं, जो भी इक्वली कंप्रेस्ड फ्रॉम सेम इनिशियल कंडीशन equally compressed हाँ भैया देखो, क्वेश्चन में दिया इक्वली कंप्रेस्ड, यहां क्या था इक्वली एक्सपांड, यहां क्या है इक्वली कंप्रेस। इनिशियल प्रेशर P और इनिशियल वॉल्यूम V से कंप्रेस करेंगे बाय आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस से इक्वली कंप्रेस करेंगे। कहां से इक्वली कंप्रेस V से V/2। सबसे पहले आइसोबारिक कंप्रेशन, ये रहा, ये आइसोबारिक कंप्रेशन। नेक्स्ट आइसोथर्मल और फिर एडियाबैटिक, ये भैया। अब कौन सा एडियाबैटिक कौन सा आइसोथर्मल, ऊपर वाला एडियाबैटिक। लुढ़काओगे तो इसमें फास्ट लुढ़केगा, इसमें स्लो लुढ़केगा। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन, है ना भैया। आ जाओ, अब सुनो, इसमें आपसे वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा वर्क डन ऑन द सिस्टम किसका ज्यादा है, ऑन द सिस्टम किसका ज्यादा है, ये आपसे पूछेगा। तो भैया वर्क डन ऑन द सिस्टम मींस नेगेटिव वर्क, वो खुद ही बोल रहा है, -10, -20, -30। अरे है कि नहीं, -10 इनक्लोज एरिया आइसोबारिक कर लें और वॉल्यूम एक्सिस में, -20 और -30, परंतु माइनस साइन हट गया क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम में नेगेटिव साइन चला गया। ऑन द सिस्टम मतलब नेगेटिव वर्क, खुद बोल दिया उसने वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो माइनस हटा दो, अब बचा क्या 10, 20 और 30। बोलो किसका वर्क डन ऑन द सिस्टम ज्यादा। ये आपके एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपके मॉड्यूल में है। A gas is compressed by several process whose work done over the system is maximum। ठीक है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन देखना, नंबर बदल जाते हैं यार, देना एक मिनट। हाँ कौन सा 53 क्वेश्चन देखो तो भैया, कह रहे भैया गैस इज कंप्रेस्ड आइसोटोनिक टू हाफ वॉल्यूम, ये थोड़ी ना है 53। ये रहा 47, an ideal gas is compressed to the half of initial volume by means of several process, which of the process result is maximum work done on the gas। ठीक है, कौन किस में वर्क डन ऑन द गैस, ऑन द गैस मैक्सिमम होगा, तो भैया किसका होगा। तो ये देख लो, ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने, दोबारा मत पूछना। हाँ, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम एडियाबैटिक कंप्रेशन सबसे ज्यादा, आइसोथर्मल कंप्रेशन का उससे कम, और एडियाबैटिक कंप्रेशन का सॉरी आइसोबारिक कंप्रेशन का सबसे कम, है ना भैया। अरे बोलो तो सही रे। हाँ नेक्स्ट, फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा, फाइनल प्रेशर फाइनल स्टेट से, यहां पर प्रेशर ये आइसोबारिक का वही रहा, आइसोथर्मल का फाइनल प्रेशर वॉल्यूम हाफ, प्रेशर डबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्स, और यहां पर
वॉल्यूम हाफ, तो प्रेशर 2 की पावर गामा पी। ठीक है, ये डाटा इसलिए लिखा रहा हूं, पता चले प्रेशर का रेशियो पूछ ले आपसे, तो 2 की पावर गामा पी किससे निकालोगे? ऐसे P1 V1 की पावर गामा इजिकल टू P2 V2 की पावर गामा, उसे निकाल लेना, है ना? तो आ जाएगा, यही आएगा। आइसो एडियाबेटिक का फाइनल प्रेशर सबसे ज्यादा, आइसोथर्मल का फाइनल प्रेशर उससे कम, और आइसोबारिक का फाइनल प्रेशर तो वही रहा। नेक्स्ट, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एनर्जी डी यू। हाँ भैया, डी यू, यहां पर मैं बोलूं इंटर्जी, यहां पर मान लो यू ए है, यूए, यहां पर इंटर्जी यूबी, यहां पर इंटर्जी यूसी, और यहां इंटर्जी यूडी, है ना भैया? यूए यूबी यूसी यूडी, है नी? अब बताओ इंटर्जी क्या हुई? सबसे पहले डी यू निकालू, पहले वो निकालू टेम्परेचर से कि डायरेक्ट? पहले डायरेक्ट निकालते, चलो। इंटर्जी, यहां पर देखो तीनों पॉइंट पर वॉल्यूम सेम, इंटर्जी प्रेशर के प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम सेम, इंटर्जी प्रेशर के प्रोपोर्शनल। यहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा, तो यूडी सबसे बड़ा, यूसी उससे छोटा, और यूबी सबसे छोटा, और ये आइसोथर्मल है, तो यहां यूसी और यूए इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? तो सबसे ज्यादा यूडी, और यूए और यूसी इक्वल, और यूबी सबसे कम। चलो टेम्परेचर से बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेर वॉल्यूम की पावर गामा -1 के इनवर्स, कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज, आइसोथर्मल कंप्रेशन इज ए हीटिंग इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटर्जी बढ़ेगी, तो डी यू यहां पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटर्जी कांस्टेंट, तो डी यू ये 0, और यहां पर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइसोबारिक में, कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, तो यू डिक्रीज, तो डी यू यहां नेगेटिव होगा, है भैया? तो एडियाबेटिक कंप्रेशन डी यू पॉजिटिव, आइसोथर्मल कंप्रेशन 0, और आइसोबारिक कंप्रेशन ये नेगेटिव। हीट को रहने दो, हीट सप्लाई, क्योंकि एडियाबेटिक में तो डेल्टा क्यू 0 होगा, और आइसोथर्मल आइसोबारिक में एक में कम नेगेटिव, एक में ज्यादा नेगेटिव, तो कम नेगेटिव ज्यादा नेगेटिव और 0 का कंपेरिजन में तो नहीं करता, रहने दो उसको। ठीक है, एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू 0 होगा, एक में कम नेगेटिव, एक में ज्यादा नेगेटिव, आइसोथर्मल में कम नेगेटिव होगा, और आइसोबारिक में ज्यादा नेगेटिव होगा। तो भैया ये दोनों एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है इन पर। जल्दी से नोट कर डालो। हाँ, नहीं पूछता ऐसे, पूछता तो नहीं है, अब पूछे तो फिर उल्टा बताओ। ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग। सिस्टम को हम अंदर से कंसिडर करके चल रहे हैं ना, तो वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस पूछेगा, सिस्टम पर कितना वर्क हो रहा है यही पूछेगा। तो वो डेफिनेट बात है कि वो डायरेक्शन को शो करेगा, ऐसे बताना है, ऐसे नहीं बताना है।
चले भैया, हो गया। हेडिंग डालो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इधर का मिटा दूं, ये मिटा दूं इधर का। इधर का कौन लिख रहा है? कोई लिख ही नहीं रहा है। कौन लिख रहा है इधर का? तो जल्दी लिख। नीचे का ही लिख रहा है तू। क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है? आंखें तो खोल दो, बड़ा बड़ा दिखेगा। हाँ, कहीं तो यूं आंखें छोटी कर लेते हैं, अभी देखते हैं। डोज दे रहा है अभी मेरे को, मन की आंखों से देख रहा है। तरीके से पढ़ लेना भैया, ठीक है? कल आखिरी लेक्चर है मेरा। हाँ, इसलिए प्रॉब्लम हो कोई मॉड्यूल में कल डिस्कस कर लेना। वैसे परसों भी आऊंगा, पर मॉर्निंग में, ठीक है? ठीक है, वैसे तो मॉर्निंग में एक क्लास, क्योंकि उधर का बेच की छुट्टी हो गई थी ना उस दिन, किसान आंदोलन की वजह से, तो बेच पीछे चल रहा है। ये मिटा दूं भैया अब तो? हाँ, हाँ, आ जाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेड ही डालें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे लिख तो सही रहे मेरे भाई। हाँ, इसमें एक लाइन लिख लो, फ्लॉट इज ए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। फ्लॉट इज ए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एंड डिफाइंड बाय जूल्स लॉ। ठीक है, फ्लॉट की बातें अपन ने सबको ली, इधर उधर साइन बता दिए, ये कर दिए, ठीक है? सभी प्रोसेस में डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू डी यू देख लिए, ठीक है? पर ये एनर्जी कंजर्वेशन लो, ये बात ध्यान रखना। इस पे एक जनरल क्वेश्चन अपन, एक तो पहले देखो मैं फॉर्मूला लिख दूं। फ्लॉट को अपन ऐसे लिखते हैं ना, एंड डिफाइंड बाय जूल्स लो। हाँ, ये ऐसे लिखते हैं। पर एक बात ध्यान रखना भैया, एग्जामिनर फ्लॉट कैसे भी लिख सकता है, वो ऐसे भी लिख दे क्यू डब्ल्यू और इसको डेल्टा यू ऐसे लिख दे। तो ऐसे बहस मत करना, सर हमारे सर ने तो ऐसे लिखवाया कि गलती है। ये वो सिंबल अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकता है, ठीक है? यहां पर हीट सप्लाइड यूजुअली कैलोरी में देगा, है ना? ये कैलोरी में, और ये जूल में देता है, और ये भी जूल में देता है। अगर जूल साइंटिस्ट नहीं होता तो इजिकल टू लगता ही नहीं, क्योंकि 1 कैलोरी 1 जूल में रिलेशन जूल ने दिया। इसलिए जूल्स लॉ से डिफाइंड होगा, यानी कैलोरी को जूल में बदलने के लिए जे से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी जूल में, तब जाके इजिकल टू लगेगा, ठीक है? चलें, जैसे अगर बोलते हैं 100 कैलोरी कन्वर्टेड इनटू ये 300 जूल और ये डी यू 120 जूल, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन बोल सकते हो क्या इसको बिना कन्वर्ट करे? बोल नहीं सकते, ये दोनों क्या है, ये कहां कंजर्व हुआ? पर जैसे इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 420 कैलोरी आ जाएगा, सॉरी 420 जूल आ जाएगा, और बोलोगे एनर्जी कंजर्व। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। हाँ, दूसरी बात, ये दोनों पाथ फंक्शन, प्रोसेस के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी, पर ये प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए इसको डायरेक्ट फाइनल स्टेट की वैल्यू में से इनिशियल स्टेट के लिए डिफाइंड होगा, और किसी भी स्टेट के लिए डिफाइंड होगा तो डायरेक्ट यू फाइनल माइनस इनिशियल भी लिखा जा सकता है ना? चले एक क्वेश्चन लिखो इस पे, ये लिख लो जल्दी से। डिफाइंड बाय जूल्स लॉ, ये किया ना, जूल से तो डिफाइन किया इसको, ये तो कैलोरी में पढ़ा रहता है। हाँ, चलो भैया क्वेश्चन लिखो। साइन कॉन्सेप्ट वगैरह सब याद है ना?
लिखो, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इज 40 कैलोरी and work done on the system is 90 joule. Work done on the system is 90 joule. Clear? If initial internal energy heat rejected by the system is 40 calorie and work done on the system is 90 joule. If initial internal energy is 200 joule, then find final internal energy. जो बोलोगे वो ऑप्शन में जरूर होगा, तो आप निकालते हो वो ऑप्शन में जरूर होता है, ये बात ध्यान रखना। हर बार ये बात बोलता हूं, इसलिए ध्यान से करा करो। हो गया भैया? आंसर 120 जूल, 122 जूल किस किस का आ रहा है? ये बिल्कुल सही। डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, हीट रिजेक्टेड माइनस 40 कैलोरी, कैलोरी को जूल में बदलने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई किया। वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, फाइनल एनर्जी निकालनी है, इनिशियल एनर्जी 200 जूल। भैया माइनस 90 माइनस 200 ये हो गया 290 और ये हो गया मल्टीप्लाई कर दो 168। 290 माइनस का इधर आएगा तो प्लस, और 290 में से 168 जाएगा तो 122 जूल। ये आंसर आ गया। आया? एक क्वेश्चन मैंने कैलोरीमेट्री का छोड़ रखा है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर, हाँ इसलिए मैंने छोड़ रखा था। लिखो, कैलकुलेट डेल्टा क्यू, calculate heat supplied, work done and change in energy. Calculate heat supplied, work done and change in internal energy. To convert 1 gram water into vapor, 1 gram water into vapor at 100 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. At 100 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. भैया देखो, वन ग्राम वाटर को 1 ग्राम वेपर में बदलना है, ठीक है, 100 डिग्री टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी फेस कन्वर्जन वेपोराइजेशन में डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू डी यू की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले डेल्टा क्यू निकालते हैं। डेल्टा क्यू फेस कन्वर्जन में ml होता है, याद है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मास 1 ग्राम, लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन 540, बोलो कितनी हीट लगी? 540 कैलोरी हीट। भैया ये तो आ गया डेल्टा क्यू, आ गया ये डेल्टा क्यू। अब बोलो क्या निकालू? वर्क डन की डीयू, डीयू निकाल दूं, डीयू म्यू सीवीडीटी, और डीयू म्यू सीवीडीटी फेस कन्वर्जन इज आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट पर डीयू, अरे जोर से तो बोलो, अरे जोर से बोलो रे, दुष्ट प्राणी हो, डीयू 0, गलत बुलाया, गलत बोल दोगे,
है, डेल यू जीरो होगा, डी यू जीरो नहीं होगा, डेल यू होगा। हाँ क्या गलत है क्या? नहीं है ना, डी यू जीरो ही ना, सही है ना डी यू जीरो? हाँ डी यू जीरो सही है, गड़बड़ है? कौन बोल रहा है गड़बड़ है? तो कोई नहीं बोलेगा। अरे दुष्टों गड़बड़ है रे, क्या कर रहे हो रे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है? नहीं ऐसे कुछ नहीं है यहाँ। हाँ और क्या होता है? स्लो प्रोसेस होता है, तो उससे क्या मतलब है? इधर देखो, आईएमएफ कम हो जाएगा। हाँ तो, हाँ तो, हाँ 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 बोल बोल, चल कुछ तो पहुंचा तू आस पास। अरे दुष्टों, ये जो म्यू सीवीडीटी फॉर्मूला होता था वो आइडल गैस के लिए होता था रे, वो जब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। या म्यू सीवीडीटी क्यों लगा रहे हो रे? ये तो वाटर है रे, इसमें भी म्यू सीवीडीटी लगा रहे हो? ये वाटर है, आइडल गैस थोड़ी है। क्वेश्चन यहां करा दे जिसमें फटाक से यहाँ डी म्यू सीवीडीटी। अरे वो फॉर्मूला तब आता था जब टोटल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला F/2 म्यू आर टी, और म्यू आर F/2 आर की जगह रिप्लेस कर दिया म्यू सीवीटी, और फिर डी यू म्यू सीवीडीटी आता था, याद है नहीं है? तो कब आता था? जब टोटल एनर्जी से ओनली। ये तो वाटर है, वाटर में तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी, होगी नहीं होगी? दोनों एग्जिस्ट करेगी। तो यहां पर इंटर्जी, यहां पर चेंज इन एनर्जी मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, दोनों होगा, नहीं होगा? यहां पर ये किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, है ना? और ये होगा ड्यू टू चेंज इन आईएमएफ, चेंज इन आईएमएफ। परंतु यहां टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए चेंज इन एनर्जी ये तो जीरो होगी, क्योंकि यहां टेम्परेचर कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, और एनर्जी कांस्टेंट, तो चेंज इन एनर्जी जीरो होगी। यहां पर ओनली आईएमएफ चेंज होगा, वाटर से वेपर में आईएमएफ चेंज होगा, इससे पोटेंशियल चेंज होगी, इससे डीयू चेंज होगा। चेंज इन एनर्जी इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नॉन जीरो। बात समझ में आ गई? तो यहां इंटर्जी चेंज होगी, म्यू सीवीडीटी नहीं लगेगा, समझ में आ गई बात? और इंटर चेंज ओनली चेंज इन आईएमएफ। अब गौर से देखो, डीयू डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले वर्क डन निकलेगा, फिर फ्लोट लगा के डीयू निकलेगा। वर्क डन निकालो, वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इज अ पीडीवी, पीडीवी प्रेशर कांस्टेंट कंडीशन में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल कौन? वेपर, और इनिशियल इज अ वाटर। अब सुनो, ये 2 बार क्वेश्चन आया अभी ताजा ताजा ही, ठीक है? ये क्वेश्चन दोनों में ये डाटा दिया हुआ था जो मैं लिखने वाला हूं, ठीक है? क्या डाटा? कि 1 सीसी वाटर मींस 1 ग्राम वाटर। अरे वाटर का 1 ग्राम 1 सीसी इक्वल होता है ना, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी मतलब 1 सीसी में 1 ग्राम होता है, 1 सेंटीमीटर के वाटर 1 ग्राम के बराबर। और 1 सीसी ऑफ वाटर when converted into vapor at 100 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure converted into 1671 cc of vapor, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये डाटा आपको ध्यान रखना होगा, अगर नहीं देता है तो। वैसे तो जब भी आया है क्वेश्चन दिया है उसने, यानी वेपर की वॉल्यूम, वाटर की वॉल्यूम 1 सीसी, 1 ग्राम गिवन है ना, तो 1 सीसी इसकी वॉल्यूम, और उस 1 सीसी से कितनी वेपर बनेगी? 1671 सीसी, और ये 1 एटमॉस्फेयर रख दो, वर्क डन आ जाएगा।
वर्क डन 1 एटमोस्फेरिक यानी 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। वॉल्यूम ऑफ वेपर 1671 सीसी को मीटर क्यूब बदलेंगे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, और वाटर की वॉल्यूम 1 सीसी 10⁻⁻6 ये मीटर क्यूब में आ गया, है ना भैया। सोल्व कर डालो, 10⁻⁻6 कॉमन लेके बाहर आएगा तो 10⁵ और ये -6 कॉमन बाहर तो 10⁻⁻1 यानी 1/10, और 1671 -1 1670 और 1670/10 वर्क डन 167 जूल। ये आया कि नहीं आया? अरे पक्का बात। अब आ जाओ, ये तो जूल में, ये कैलोरी में है ना, इसको भी कैलोरी बदलो। कैलोरी बदलने के लिए डिवाइडेड बाई 4.2 तो एक कैलोरी बदलेगा, और डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेट लगभग 168 होगा तो एग्जैक्ट बदल जाएगा, है ना। कितना? 40 कैलोरी। ये वर्क डन आया, है ना भैया, 40 कैलोरी। तो बोलो डीयू, फ्लॉट लगाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डीयू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू 540 और ये 40 कितना आ गया? 500 कैलोरी डीयू। अब ये डीयू क्या है? डीयू क्या है? डीयू ये है, डीयू के साथ लिखना है इसको। क्या है डीयू? चेंज इन पोटेंशियल, ये डीयू। और चेंज इन पोटेंशियल मतलब चेंज इन आईएमएफ, यानी हीट जो आप सप्लाइड करते हो वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू और डीयू में, यानी 540 के दो टुकड़े हो गए, 500 और 40। 500 और 40, 40 तो किस काम में आ रहा है? बाहर के सराउंडिंग अगेंस्ट एक्सपांशन में, क्योंकि वेपर का एक्सपांशन हो रहा है तो बाहर के सराउंडिंग अगेंस्ट एक्सपांशन में। और 500 कैलोरी किस काम में आ रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स को चेंज करने के काम में आ रहा है, आईएमएफ को चेंज करने में। This energy is used to change in IMF, and IMF is a hidden part. आंखों से दिखता है क्या? अरे भाई आंखों से दिखता है क्या? नहीं दिखता, इसलिए इस हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो यही चीज मैंने वहां बोली थी, लेटेंट हीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूज्ड टू चेंज इन आईएमएफ। मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूज्ड टू चेंज इन आईएमएफ। ये देख लो, आपको दिख रहा है, पक्की बात। कई बार डीयू इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछता है। डीयू कैसे पूछेगा? हाउ मच अमाउंट ऑफ सप्लाई हीट, how much amount of supply heat is used to overcome the intermolecular force। ऐसे नहीं बोलेगा हीट बताओ, चेंज हीट बताओ, वर्क डन बताओ। इनडायरेक्ट लैंग्वेज को समझे, क्या बोला उसने? हाउ मच अमाउंट ऑफ सप्लाई हीट, सप्लाई हीट कितनी की? 540 कैलोरी। हाउ मच अमाउंट ऑफ सप्लाई हीट इज यूज्ड टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स से ओवरकम करने के लिए, यानी आईएमएफ को चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी यूज हो रही है हीट सप्लाइड की? 500 कैलोरी। मॉड्यूल में क्वेश्चन निकालो 65 और आपका 77, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखो, उसमें मास 0.1 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? बस क्वेश्चन देख लो, वो क्वेश्चन तो हो गए। 0.1 ग्राम दे रखा है ना। मैंने कितने के लिए कैलकुलेशन कराई? अगर 0.1 ग्राम के लिए होगा तो ये कितना हो जाएगा? 54। अरे होगा नहीं होगा? 1 ग्राम के लिए 540, तो 0.1 ग्राम के लिए 54, और ये 4 और ये 50। आपसे डीयू पूछा है, देखो उसमें डीयू पूछा है ना, चेंज इन एनर्जी, तो 50 कैलोरी आंसर, पर उसने आंसर जूल में दे रखा है। इस बात का भी ध्यान रखना, उसने आंसर जूल में दे रखा है। 50 कैलोरी को जूल में बदल लो, कितना होगा? 50 इंटू 4.2 210 जूल, तो उसने 208.7 आंसर दे रखा है ना। क्वेश्चन नंबर 77 देखो अगले पेज पर, ये भी आया क्वेश्चन है, ये तो 1 ग्राम के लिए है। इसमें देखो डीयू पूछ रहा है, इसमें भी पूछ रहा है डीयू, इसमें भी। और डीयू कितना? 500, 1 ग्राम के लिए दे रखा है इसने 500 कैलोरी आंसर, पर कैलोरी में नहीं दे रखा, फिर इसमें भी जूल में दे रखा है, तो जूल में कन्वर्ट कर लो। 500 इंटू 4.2 कितना? 2100। 2100 होगा, तो 2100 आ रहा है, देखो 2089 है भैया, है पक्का। हो गए दोनों क्वेश्चन, दोबारा मत पूछना, नोट कर लो।
तो ये रट लो इसको, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है 540 40 500 दो टुकड़े। चलें इधर लिखो, बातें ना करो रे। बल्क इलास्टिक मॉडुलस, जल्दी से लिख लिया इधर का, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। ये भाई पढ़ ले रे, बातें क्यों करे हो रे। हाँ चले भैया, हो गया उधर का, कौन लिख रहा है ये, जल्दी करो रे। हाँ चलो, बल्क इलास्टिक मॉडुलस, बल्क इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिसिटी में पढ़ोगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, या चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया। पर गैसेस में वॉल्यूम चलती है, तो यहां आएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। यहां पर गैस का पहले से प्रेशर है P, मान लो 1 एटमोस्फेयर पहले से, आपने स्ट्रेस लगाया और अब प्रेशर बढ़ के हो गया 1.5, तो बोलो स्ट्रेस की वजह से कितना आया 0.5, 0.5 है ना। यानी जो स्ट्रेस की वजह से प्रेशर आया वो डीपी है, ना कि पी है, क्योंकि पहले से प्रेशर है। तो डीपी फोर्स अपॉन एरिया इज अ डीपी, और ये हो जाएगा, इसको डेल्टा को मैं डी लिख देता हूं, ये डीवी है ना। नीचे का वी ऊपर ले जाऊं, ये वी ऊपर ले गया है ना। अब दूसरी बात, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही बल्क मॉडुलस होते हैं, क्योंकि आइसोकोरिक आइसोबारिक में बल्क मॉडुलस 0 और इनफाइनाइट होते हैं, और 0 इनफाइनाइट वैल्यू डिफाइंड वैल्यू नहीं है। आइसोकोरिक में डीवी 0, तो डीपी अपॉन 0, और आइसोबारिक में डीपी 0, तो इलास्टिक मॉडुलस हो जाएगा 0, और 0 और इनफाइनाइट वैल्यू डिफाइंड वैल्यू नहीं है। अब बचे कौन से, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। आइसोथर्मल एडियाबेटिक में प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स होता है, दोनों में, आइसोथर्मल में भी प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स, एडियाबेटिक में भी प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स। यानी स्ट्रेस लगाने पर जब भी कंप्रेस वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर, यानी वॉल्यूम चेंज नेगेटिव होगा और प्रेशर चेंज पॉजिटिव होगा। दोनों चेंज पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो सकते, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कंप्रेस करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, अरे होगा। तो एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, तो ओवरऑल इलास्टिक मॉडुलस माइनस डीपी बाई डीवी इंटू वी होगा, ये है ना। अब इसको याद रखो तो रख लो, बाकी मेन तो है आइसोथर्मल बल्क इलास्टिक मॉडुलस, और ये होगा एडियाबेटिक बल्क इलास्टिक मॉडुलस, है ना। आइसोथर्मल बल्क इलास्टिक मॉडुलस EIT माइनस स्लोप वैल्यू इंटू वी, एडियाबेटिक बल्क इलास्टिक मॉडुलस माइनस स्लोप वैल्यू इंटू वी। स्लोप की वैल्यू याद है आपको आइसोथर्मल की, आइसोथर्मल स्लोप
माइनस पी बाई वी, एडियाबेटिक स्लोप, बस भैया देख लो, वीवी कैंसिल, माइनस माइनस, तो केवल इतना से याद रख लो, आइसोथर्मल बल्क इलास्टिक मॉडुलस होता है प्लस पी, और यहां पर भी वीवी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, एडियाबेटिक बल्क इलास्टिक मॉडुलस होता है प्लस गामा पी। बस इतना सा ये याद रख लो। ये मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन दिए हुए, एक में डायटोमिक गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे एडियाबेटिक इलास्टिक मॉडुलस पूछ रहे हैं। डायटोमिक गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, डायटोमिक के लिए गामा 1.5 सॉरी 1.4, और 1 एटमॉस्फेयर को न्यूट्रल प्रेशर लेंगे तो 10 की पावर 5, तो 1.4 इंटू 10 की पावर 5। और एक में आइसोथर्मल का पूछ रहा है कि प्रेशर गैस का प्रेशर पी, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी है, तो उसका आइसोथर्मल बल्क इलास्टिक मॉडुलस क्या होगा? पी। आंसर। हो गया भैया? चलें आगे बढ़ो, नोट पॉइंट पे लेकर आ देता हूं, चलो लिखो। ऐसे ऐसे नहीं चलाते क्या तुम? हाँ? चलाते नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा तो। ये देखो, है ना, बात करते हो। चलो भैया आ जाओ, नोट डालो। आइसोथर्मल प्रोसेस का एक और नाम होता है स्लो प्रोसेस। इसको स्लो प्रोसेस क्यों कहते हैं? स्लो प्रोसेस क्यों कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस। क्यों? देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट पर इंटरजी कांस्टेंट, तो चेंज इन इंटरजी जीरो, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी जितनी हीट सप्लाई करे वो 100% वर्क में बदल जाए। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यही आगे अपन सेकंड ऑफ थर्ड में आगे पढ़ने जा रहे हैं। पूरी सप्लाई हीट का वर्क में 100% कन्वर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिसअरेंज एनर्जी, याद करो, और ये अरेंज एनर्जी। मैंने बोला था डिसअरेंज एनर्जी का अरेंज एनर्जी में 100% कन्वर्जन प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। है ना भैया? परंतु फिर भी आपको आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब तो आइसोथर्मल पॉसिबल नहीं है, फिर भी आइसोथर्मल पॉसिबल करना है तो शर्त, कंडीशन क्या है? कंडीशन, दो कंडीशन, सुनो ध्यान से देना इधर, ये दोनों चीजें होगी तो आइसोथर्मल हो सकेगा। देखो, किसी भी सिलेंडर में गैस रखी हुई है और आप उसको कंप्रेस करोगे, जब भी कंप्रेस करोगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, उनमें कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आइसोथर्मल कैसे होगा? या और अगर एक्सपांड करूं तो मॉलिक्यूल दूर होंगे, दूर होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कोलिजन कम, काइनेटिक कम, और काइनेटिक एनर्जी कम तो टेम्परेचर कम। आइसोथर्मल कैसे होगा? फिर आइसोथर्मल एक्सपांशन कंप्रेशन होता कैसे? तो आइसोथर्मल एक्सपांशन कंप्रेशन में मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंप्रेस करने या एक्सपांड करने से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो, कंप्रेस करने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, है ना, और एक्सपांड करने से एनर्जी कम होगी, लूज होगी, एनर्जी कम, एनर्जी कम, अरे है ना। तो कंप्रेस करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो, वो एनर्जी, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो कंटेनर की दीवारों से बाहर चली जाए, सराउंडिंग में एक्सट्रैक्ट हो जाए, बाहर निकल जाए, तो अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो अंदर एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं होगा।
एक्स्ट्रा टेम्परेचर राइज नहीं होगा। यानी कंप्रेस करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कंटेनर की वॉल से निकल जाए। अब कंटेनर की वॉल से निकलेगी कब? जब कंटेनर गुड कंडक्टिव होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा, के ज्यादा, सिल्वर सबसे ज्यादा कंडक्टिव, उससे कम कॉपर, तो कंटेनर सिल्वर या कॉपर का हो, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी का हो। पर फिर भी जब भी कंप्रेस कर एनर्जी दीवारों से बाहर निकलेगी, कंडक्शन से, कितना भी अच्छा कंडक्टिव ले लो, कंडक्शन मेथड से निकलेगी। कंडक्शन फिर भी बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए दीवार जो एनर्जी निकलेगी वॉल से वो बहुत धीमे धीमे निकलेगी। इसलिए आपको कंप्रेशन भी धीमे धीमे करना पड़ेगा। यानी जिस रेट से वॉल से एनर्जी निकल रही है उसी रेट से कंप्रेशन करना पड़ेगा। कंप्रेशन इसका मतलब स्लो करना पड़ेगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन इज स्लो प्रोसेस। जिस रेट से प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट से बाहर निकले, तो अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकेगा। परंतु ऐसा स्लो प्रोसेस हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में किस काम का? हमें तो फास्ट प्रोसेस चाहिए। बाइक भी वही चाहिए जो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़े। आजकल जमाना ऐसा पहुंच रहा है, सीधा सीधा। बुलेट ट्रेन चाहिए, है ना, ऐसे इंजन चाहिए, और उसमें ऐसा इंजन क्या काम का? नॉर्मली जितने भी गाड़ी के इंजन होते हैं वो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। 4 प्रोसेस मिलकर के, 4 साइक्लिक प्रोसेस मिलकर के एक इंजन प्रोसेस देते हैं। यहां पर आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबेटिक का कॉम्बिनेशन होता है, पर आइसोथर्मल किसी भी इंजन में नहीं होता है। आपने ऑयल वाला एड देखा होगा, पिस्टन ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पिस्टन का नीचे आना और ऊपर जाना, नीचे आने में 2 प्रोसेस हो गए और ऊपर जाने में 2, 4 स्ट्रोक इंजन, 4 प्रोसेस हो जाते हैं। अब ऐसे में अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस लगा दूं, नॉर्मली तो आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक ही होता है, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन होता है, पर अगर आइसोथर्मल लगा दिया तो फिर पिस्टन धीमे 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 नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि आइसोथर्मल के लिए तो कंडीशन क्या है? स्लो प्रोसेस। अब पिस्टन धीमे धीमे नीचे आएगा तो गाड़ी भी धीमे धीमे चलेगी। पता चलेगा 4 घंटे में 2 इंच खिसकी। ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? तो 100% हीट एनर्जी का वर्क में कन्वर्जन चाहिए। तो भैया आइसोथर्मल ऐसे ही होगा। तो ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेबल नहीं है, इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस प्रैक्टिकली यूज बिल्कुल भी नहीं। तो कंडीशन लिख ले। फर्स्ट, कंटेनर इज गुड कंडक्टिव, कंटेनर इज गुड कंडक्टिव। फर्स्ट कंडीशन, कंटेनर इज गुड कंडक्टिव। और सेकेंड कंडीशन, प्रोसेस मस्ट बी स्लो, प्रोसेस मस्ट बी स्लो, बहुत धीमे धीमे हो, ताकि जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट से वॉल से बाहर जा सके। प्रोसेस मस्ट बी स्लो, लिख लिया? मस्ट बी स्लो। सेकेंड आ जाओ, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस का नाम और क्या है? फास्ट। लिखो, मैं लिखा रहा हूं, फास्ट और रैपिड और सडन, फास्ट रैपिड सडन, फास्ट रैपिड सडन प्रोसेस। और एक और नाम लिख लो, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। भैया कंडीशन, पहले कंडीशन पे जाओ। देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में मस्ट कंडीशन क्या है? सिस्टम बाहर के सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज ना कर सके, ना हीट दे पाए बाहर के सराउंडिंग को, ना हीट ले पाए। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये मस्ट कंडीशन। अगर किसी क्लोज कंटेनर के अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस करना चाहते हो, क्लोज कंडीशन, तो सिस्टम बाहर के सराउंडिंग से इंसुलेटेड हो। इसका मतलब सिस्टम नॉन कंडक्टिव हो, या गुड कंडक्टिव या नॉन कंडक्टिव। कंटेनर नॉन कंडक्टिव हो ताकि वो सिस्टम बाहर से हीट एक्सचेंज ना करे, या इंसुलेटेड हो ताकि वो बाहर के सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज ना कर सके। तो किसी क्लोज चेंबर के अंदर, क्लोज कंटेनर के अंदर एडियाबेटिक प्रोसेस करना है तो कंटेनर नॉन कंडक्टिव या इंसुलेटेड हो, फर्स्ट कंडीशन। पर अगर ओपन इन्वायरमेंट में एडियाबेटिक प्रोसेस करना है, ओपन इन्वायरमेंट में,
तो प्रोसेस इतनी जल्दी कंप्लीट हो, एकदम से एक्सपेंशन, एकदम से कंप्रेशन, इतनी जल्दी प्रोसेस हो गया कि सिस्टम को सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। दैट इज द एडीएफडी प्रोसेस। एग्जांपल, टायर ट्यूब का बस्ट होना। ट्यूब के अंदर हवा है, उसकी वॉल्यूम अभी कम है, पर सडनली बस्ट होते ही क्या होगी, उसकी वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाएगी। एडियाबेटिक एक्सपांशन, एकदम से जैसे बस्ट होगी, एडियाबेटिक एक्सपांशन होगा, और एडियाबेटिक एक्सपांशन इज अ कूलिंग इफेक्ट। वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा, जो हवा बाहर निकलेगी वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम के इनवर्स होता है। एडियाबेटिक एक्सपांशन इज अ कूलिंग इफेक्ट, ठंडी हो जाती है। साइकिल में हवा भरने का बैरल पाइप, आप सडनली क्या करते हैं, कंप्रेस, और एडियाबेटिक कंप्रेशन इज अ हीटिंग इफेक्ट। वॉल्यूम डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, बैरल पाइप के अंदर की हवा गर्म हो जाती है, बैरल पाइप के हाथ लगाते गर्म हो जाता है। दैट इज द एडियाबेटिक कंप्रेशन हीटिंग इफेक्ट। तो ओवरऑल फास्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि सिस्टम को सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज करने का समय ना मिले, टाइम ना मिले। ठीक है, तो लिखो कंडीशन फर्स्ट, कंटेनर इज नॉन कंडक्टिव, कंटेनर इज नॉन कंडक्टिव oblique insulated, container is non conductive oblique insulated। और सेकंड कंडीशन लिख ले, सेकंड कंडीशन लिख ले, प्रोसेस बिकम्स फास्ट, प्रोसेस बिकम फास्ट so that process becomes fast so that no heat exchange, so that no heat exchange between system and surrounding, so that no heat exchange between system and surrounding। भैया सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट एक्सचेंज ना हो सके, इसलिए फास्ट कर रहे हैं। ऐसा रीजन बन जाता है एआर क्वेश्चन में, एडब्ल्यू प्रोसेस इज अ फास्ट प्रोसेस, रीजन नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। फास्ट इसलिए करें ताकि हीट एक्सचेंज ना हो। चलें, अब भैया देखो तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो तो सही रे, क्यू कांस्टेंट और डेल्टा क्यू जीरो। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा क्यू अपॉन टी, ये केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, ये चेंज इन एंट्रोपी होती है भैया। और डेल्टा क्यू जीरो तो भैया डेल्टा एस भी जीरो। इसका मतलब एस इज एंट्रोपी इज ऑल्सो कांस्टेंट, इसलिए इसको हम आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी कह देते हैं। ठीक है, एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस। तो यार रैंडमनेस, जब हीट देंगे नहीं लेंगे नहीं तो नो रैंडमनेस, नो चेंज इन रैंडमनेस, ये माना जाएगा। दूसरा, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो, फ्लॉट लगाऊं, बाय फ्लॉट, फ्लॉट लगाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू, है ना मेरे भैया। गौर से देखो, वर्क डन और डी यू के साइन जस्ट अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे? अगर डी यू नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, और डी यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव ये नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। चलो, इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन कंप्रेशन होता कैसे है, टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज होता कैसे? हम तो हीट दे नहीं रहे, हीट ले नहीं रहे, हीट एक्सचेंज तो हो नहीं रहा, फिर टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज कैसे हो रहा है वो गौर से देखो। एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ती है, तो भैया वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पीडीवी पॉजिटिव होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और वर्क डन पॉजिटिव तो फिर डी यू क्या होगा, डी यू नेगेटिव होगा, डी यू नेगेटिव। भैया गौर से देखो, डी यू नेगेटिव कब होता है, जब इंटर्जी डिक्रीज हो। साइन कॉन्सेप्ट में पढ़ता है डी यू नेगेटिव कब होता है, जब इंटर्जी डिक्रीज, और इंटर्जी डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज। कौन सा इफेक्ट, ये देखो, अब मैंने कोई फॉर्मूला लिया है क्या, वो एडियाबेटिक फॉर्मूला लिया ही नहीं, फिर भी वही रिलेशन आ रहा है।
वॉल्यूम टेम्परेचर के इनवर्स, टीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, एडब्ल्यू रिलेशन पता है ना। ये देखो वॉल्यूम एडब्ल्यू की एक्सपेंशन कूलिंग इफेक्ट वही आ रहा है फ्लोट से भी। अब सुनो, ध्यान सुनो, दरअसल क्या होता है एडब्ल्यू प्रोसेस में, टायर ट्यूब बस्ट हुई, एडब्ल्यू का एक्सपेंशन हुआ। जब ट्यूब बस्ट होगी तो ट्यूब की एयर बाहर निकलेगी, जब वो ट्यूब की एयर बाहर निकलेगी तो बाहर के सराउंडिंग एयर को हटाएगी और अपना एक्सपेंशन करेगी। बाहर के सराउंडिंग को हटाने में उसको एनर्जी कहां से मिलेगी, ट्यूब की एयर जो बाहर निकल रही है उसको बाहर की सराउंडिंग एयर को हटाना पड़ेगा और अपना एक्सपेंशन करना पड़ेगा। उस एक्सपेंशन के लिए एनर्जी कहां से मिली, वर्क कहां से किया, इंटरजी से, स्टोर एनर्जी से। सिस्टम यहां पर अपनी ही स्टोर एनर्जी, इंटरजी से स्टोर एनर्जी को कम करके उस एनर्जी को अपने एक्सपेंशन वर्क में यूज करता है। मान लो स्टोर एनर्जी उसकी 50 जूल है, उससे 20 जूल रहेगी, 30 जूल एनर्जी जो है उसने अपने एक्सपेंशन वर्क में यूज कर ली। सिस्टम अपनी ही स्टोर एनर्जी को कम करके, इंटरजी स्टोर एनर्जी को कम करके अपने एक्सपेंशन वर्क में यूज करता है। और सिस्टम की स्टोर एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए उस सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है और वो सिस्टम ठंडा हो जाता है। बाहर से हम कोई हीट नहीं देते, अपनी ही स्टोर एनर्जी को कम करके अपना एक्सपेंशन वर्क डन कंप्लीट करता है। मतलब du कन्वर्टेड इनटू डेल्टा डब्ल्यू इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, du कन्वर्टेड इनटू डेल्टा डब्ल्यू अपनी स्टोर एनर्जी को कम करके अपना एक्सपेंशन वर्क कंप्लीट करता है। और स्टोर एनर्जी कम हो जाती है इसलिए उस सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है और सिस्टम ठंडा हो जाता है। एडियाबेटिक कंप्रेशन में, एडियाबेटिक कंप्रेशन में ध्यान सुनो, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा, और वर्क डन नेगेटिव तो फिर डी पॉजिटिव होगा, और डी पॉजिटिव तो बोलो इंटरजी यू बढ़ेगा, यू बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। कौन सा इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। साइकिल में होने का बैरल पाइप, एडियाबेटिक कंप्रेशन इज ए हीटिंग इफेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम गैस पर वर्क कर रहे नहीं कर रहे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। मैंने जो सिस्टम पे वर्क किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये देखो नेगेटिव। जो हमने सिस्टम पे वर्क किया वही वर्क सिस्टम ने अपनी स्टोर एनर्जी को बढ़ाने के काम में ले लिया। सिस्टम की स्टोर एनर्जी बढ़ गई तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया और वो सिस्टम गर्म हो गया। हमने हीट नहीं दी, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर जो वर्क किया है वही वर्क अपने स्टोर एनर्जी बढ़ा ली, स्टोर एनर्जी बढ़ गई तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया और वो गर्म हो गया। इट्स मीन इन एडियाबेटिक कंप्रेशन वर्क कन्वर्टेड इनटू du इन एडियाबेटिक कंप्रेशन। नोट कर लें जल्दी से, फास्ट। अब क्वेश्चन कर लेते हैं एडियाबेटिक इक्वेशन पे। लिखो, ये लिखो जल्दी से। ठीक है, एयर इज फिल्ड, एयर ब्रैकेट में लिख लो गामा 1.5, एयर ब्रैकेट में लिख लो गामा 1.5 is filled in a balloon, air ब्रैकेट में लिख लो गामा 1.5 is filled in a balloon at 127 degrees Celsius and 64 atmospheric, and 64 atmospheric, 127 degrees Celsius and 64 atmospheric. If balloon suddenly burst, if balloon suddenly burst, suddenly means then calculate final temperature, calculate final temperature.
जल्दी से फास्ट, सिर्फ 30-30 सेकंड का समय। हाँ भैया, जल्दी से आंसर बोलो। अब देखो, इसमें कुछ का आंसर 1600 आया होगा, किसी न किसी का तो आया ही होगा 1600। क्यों आया? आप पहले आंसर सोचो। इन क्वेश्चनों में एडब्ल्यूडी की एक्सपेंशन की एडब्ल्यूडी कंप्रेशन है ये, और एडब्ल्यूडी की एक्सपेंशन इज ए कूलिंग इफेक्ट, यानी आंसर इनिशियल टेम्परेचर से कम आएगा। इनिशियल टेम्परेचर 400 केल्विन है, तो आंसर 400 केल्विन से कम होगा। पता चले एक ही ऑप्शन में 400 से कम है, बाकी सब 400 से ज्यादा है, तो काय को सोल्व करते हो? वही टिक करो, आगे बढ़ो। नहीं है? अब 1600 क्यों आया होगा? आंसर आना चाहिए था 100। 1600 क्यों आया? P2 अपॉन P1 की जगह P1 अपॉन P2 लिख दिया, उल्टा लिख दिया, डाटा उल्टे लिख दिए, तो जहां 1/4 आना चाहिए था वहां 4 टाइम आ गया। ऐसा हो जाता है इसमें। तो इस चीज को पहले आंसर सोच लो। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर सब पे पावर है, और आप क्या करते हो, यहीं पावर रख देते हो, बस वहीं से गड़बड़ चालू हो जाती है। गलती से बचना है तो मैं तरीका बता रहा हूं। अगर आपसे या तो फाइनल टेम्परेचर पूछेगा या फाइनल प्रेशर पूछेगा। फाइनल टेम्परेचर पूछे तो टेम्परेचर T2 को अकेला करो, P2 पर ले जाओ, तो भैया T2 पहले वैल्यू मत रखो, वैल्यू ना रखें, पहले उसको अकेला करो। ये लो, अभी अकेला नहीं हो, अभी पावर है, पावर भी उधर ले जाओ। ये यहां पर ये गामा इधर जाएगा तो अपोन गामा, और ये T1 गामा अपोन गामा, गामा गामा, और ये पावर दोनों पे 1/गामा हो जाएगी। तो इसमें 1/गामा, और ये गामा पहले से ही है, एक गामा वो नीचे, तो ये गामा गामा कैंसिल, ये आएगा। अब इसमें वैल्यू रखो, कभी गलती नहीं होगी, और सारी पावर एक ही जगह आ गई, तो गलती की होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। अब रख दो इसमें। फाइनल टेम्परेचर निकालना है आपको। इनिशियल प्रेशर 64, फाइनल प्रेशर बस्ट होने के बाद एयर इन्वायरमेंट में आ गई 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, गामा 1.5, अरे है ना, -1 0.5 अपॉन 1.5, यानी एक तरह से 1/3, और ये टेम्परेचर 400 केल्विन। बोलो 1/4 का क्यूब, 3 कैंसिल, 1/4, 400/4 100 केल्विन, या -173 डिग्री सेल्सियस। नहीं है? और जिससे गलती हुई उसने P2/P1 की जगह P1/P2 कर दिया, 64/1 कर दिया, तो आएगा ही 4 गुना। ठीक है, तो गलती से बचे। इसमें P2 निकालना है तो P2 को अकेला करो, P2 निकालना है, मान लो P2 निकालना है, T1 नीचे ले आओ, T2 और T1 पे होल पावर कर दो, और ये P1, ठीक है, मॉड्यूल में दे रखा है ऐसा क्वेश्चन, P2 निकालना है उसमें। हाँ, गामा -1 उतर ले जाओ, तो गामा अपॉन गामा -1, और ये ओनली P1। अब इसमें वैल्यू रख दो, गलती कभी नहीं होगी। आप डाटा यहीं रखोगे तो गलती होगी, और इस साल इनसे क्वेश्चन आएगा, इन इक्वेशन से। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो। 2 मोल of idle monatomic gas, 2 mole of idle monatomic gas compressed adiabatically
compress adiabatically up to 8/27 times. टेम्परेचर भी लिखो यार. 2 moles of ideal gas at temperature 27 degrees Celsius. At temperature 27 degrees Celsius. 127 कर लो, चलो 127 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. 2 mole of ideal monoatomic gas at 127 degrees Celsius compressed adiabatically up to 8/27 times of initial volume. 2 mole of ideal monoatomic gas at 127 degrees Celsius compressed adiabatically up to 8/27 times of initial volume. Calculate work done on the gas. Calculate work done on the gas. हाँ भैया, कितना आया? हैं? बिठा दिए तो आर की टर्म में आंसर बता देना. प्लस की माइनस? ऑन द केस बोल दिया तो माइनस साइन चला जाएगा, सोल्व करते हुए माइनस आएगा. देखो इधर, वर्क डन एडियाबेटिक म्यू आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1. मोल कितना? मोल 2 है. आर की टर्म में आंसर दूंगा. टेम्परेचर इनिशियल 400 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर नहीं दे रखा. मोनोएटॉमिक गैस 5/3 -1. भैया फाइनल टेम्परेचर नहीं दे रखा, उसके बदले वॉल्यूम चेंज दे रखा है उसने, तो फिर रिलेशन से निकालना पड़ेगा. टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन ये होता है एडियाबेटिक रिलेशन, है कि नहीं? इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट से कंपेयर करेंगे, है ना भैया? तो फाइनल टेम्परेचर T2 पहले एक तरफ ले आओ, सारी पावर इधर वॉल्यूम पे आ गई. अब रखो डाटा. इनिशियल वॉल्यूम V, फाइनल वॉल्यूम 8/27 टाइम्स ऑफ V. गामा 5/3 -1. डायरेक्ट लिख दूं? डायरेक्ट लिख दूं 5/3 -1? अरे लिख दूं क्या? नहीं लिख रहा, लो बोलते ही नहीं है. ये 400 केल्विन. वीवी कैंसिल, 27 ऊपर जाएगा तो 3/2 का क्यूब, और बाहर पावर कितनी हो गई? 2/3. सोल्व कर लो. 900 केल्विन. ये T2 आ गया, ये 900 केल्विन. तो भैया वर्क डन एडियाबेटिक कितना आ गया? -1500 आर. परंतु वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछा है उसने, तो माइनस साइन ऑन में चला जाएगा. यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम
इज 1500 आर, ये आंसर। कैलोरी में बोले तो आर की वैल्यू 2 रख दो, जूल में बोले तो आर की वैल्यू 8.31 रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताएं भाई। वॉल्यूम एट सी और टेम्परेचर एट बी, ये बताना है। बता दो ये तो। चलो मैं बताता हूं इसको, ध्यान से बात भी कर लेना, आप घर पे करना। देखो सबसे पहले उस प्रोसेस को पकड़ो जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे प्रेशर वॉल्यूम 2 पैरामीटर, फाइनल स्टेट पे प्रेशर वॉल्यूम 4 में से 3 डाटा दिए हो, एक गायब हो, बस उस प्रोसेस को पहले पकड़ो। आइसोथर्मल को अगर मैं पहले लेता हूं तो यहां पर प्रेशर है, वॉल्यूम है, 2 पैरामीटर है, पर यहां पर न प्रेशर है न वॉल्यूम है, 4 में से 2 ही है। इसको लो, इसमें तो अरे इस पे वॉल्यूम है, प्रेशर नहीं है, और इसमें तो प्रेशर वॉल्यूम दोनों ही नहीं है, तो भैया ये भी बेकार, ये भी बेकार। अब बचाइए, इस पर प्रेशर वॉल्यूम है 2 है, और इस पर वॉल्यूम है, बोलो कितने पैरामीटर। तो सबसे पहले एडियाबेटिक को लूंगा, तो सबसे पहले प्रोसेस ए बी को पहले लें। ए बी से मुझे बी पॉइंट पर यहां प्रेशर वॉल्यूम है या वॉल्यूम है या प्रेशर निकालना पड़ेगा, तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां पी ए वी ए की पावर गामा, पीबी वीबी की पावर गामा, इसको सोल्व करेंगे। पीबी निकालना है, पीबी को अकेला करो, वीए अपॉन वीबी होल पावर, और ये पीबी है ना, सॉरी पी है, पीबी, हाँ रखो वैल्यू। इनिशियल वॉल्यूम ए पर वॉल्यूम 1/4 और गामा 3/2, 1.5 है ना, और पीए 16 एटीएम, बोलो कितना आया, 2 आगे, 2 एटीएम, ये आ गया पीबी। भैया पीबी ही पीसी है, पीबी ही पीसी है, क्योंकि यहां पर पीबी पीसी इक्वल आइसोबारिक। तो भैया यहां पर मुझे प्रेशर मिल गया, वॉल्यूम चाहिए, यहां पर प्रेशर वॉल्यूम है, तो अब आइसोथर्मल लूंगा। तो अब आइसोथर्मल लो, प्रोसेस, अब मैं ले रहा हूं प्रोसेस एसी, है ना, चले अब एसी ले रहे, ध्यान से देखो, एसी प्रोसेस में आइसोथर्मल पीवी कांस्टेंट, पीए वीए पीसी वीसी, होगा नहीं होगा, पीए 16 वीए 1 लीटर, पीसी कितना गया 2, वीसी, तो भैया वीसी कितना गया 8 लीटर, ये आ गया, आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए क्या, यहां पर टेम्परेचर, तो एडब्ल्यू से कर लो, ई ए, यहां पर टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर यहां गिवन है 600 केल्विन ना, तो टी वी की पावर एडब्ल्यू रिलेशन, तो टी ए वी ए की पावर
तो टीबी वीबी की पावर गामा -1, टीबी निकालना है इस पॉइंट पर टेम्परेचर, तो टीबी इज इक्वल टू होल पावर वॉल्यूम ए पर 1, बी पर 4, गामा 1.5 -1, 1.5 -1 इंटू टेम्परेचर 8, 600 केल्विन। बोलो कितना होगा? 0.5 मतलब हाफ, 300 केल्विन। आया कि नहीं आया? अब सुनो, वैसे तो मैं ऐसे ही निकाल देता इसको, इतनी बात क्यों सोचते? 300 केल्विन, 600 केल्विन, तो यहां पर भी 600 केल्विन। आइसोथर्मल है, 600 600। यहां पर वॉल्यूम 1 लीटर, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली, क्योंकि आइसो बारीक है। वॉल्यूम हाफ, सी से बी जाओ, सी से बी जाने पर वॉल्यूम हाफ, तो टेम्परेचर भी ऐसे दिख रहा है। तो बोल करने की कहां जरूरत आई थी? तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मेथड से बता दिया मैंने, वर्बली भी दिख रहा है वैसे भी। थोड़ा सा एक छोटा सा और कर लो, फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडल गैस, हेडिंग डालो, ताकि नेक्स्ट क्लास में, केवल कल की क्लास में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बचेगा बस। हेडिंग डाले, फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडल गैस, फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडल गैस। इस साल क्वेश्चन आया था, इस साल आया था, हाँ हाँ इसी साल आया था। फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडल गैस, देख लिया? इसकी कंडीशन, ये स्पेशल एक्सपांशन, फ्री मतलब फ्री स्पेस में एक्सपांशन, यानी वैक्यूम में एक्सपांशन। दो कंडीशन, पहला लिखे, कंटेनर इज परफेक्टली इंसुलेटेड, कंटेनर इज परफेक्टली इंसुलेटेड, कंटेनर इज परफेक्टली इंसुलेटेड, लिख लिया? सेकेंड कंडीशन, एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम, एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम, एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम। देखो भैया, ये एक चेंबर है, ये बाहर से इंसुलेटेड है, यानी अंदर की हीट, बाहर की हीट अंदर नहीं जाएगी, यानी डेल्टा क्यू 0, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम सराउंडिंग का। तो डेफिनेट बात है कि यहां फर्स्ट कंडीशन, डेल्टा क्यू 0 मतलब अंदर सिस्टम की हीट कंजर्व, यानी तो अंदर डेफिनेटली भैया एडियाबेटिक प्रोसेस तो होगा ही होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अंदर की हीट बाहर की हीट अंदर नहीं जा रही। आपकी बात, अब अंदर देखो, अंदर दो चेंबर है सेम वॉल्यूम में, एक में आइडल गैस है इसका प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T है, और दूसरे साइड वैक्यूम है। यहां प्रेशर, वैक्यूम मतलब गैस का एक भी पार्टिकल नहीं, और गैस का एक भी पार्टिकल नहीं मतलब प्रेशर 0 है ना। तो यहां प्रेशर 0। अब क्या किया जाता है, बीच में या तो इस पार्टीशन वॉल को सडनली हटा लो, या फिर एक होल कर दिया, यहां से गैस के मॉलिक्यूल इधर एक्सपांड होंगे और इधर से गैस इधर शिफ्ट होगी। गैस की वॉल्यूम V से 2V, वैक्यूम में एक्सपांशन होगा। जब ये गैस वैक्यूम में एक्सपांड होगी तो एक्सटर्नल वर्क डन PdV। अब एक बार बताओ, अभी ट्यूब बस्ट हुई, बाहर के सराउंडिंग को उसने हटाया और अपना एक्सपांशन किया। ट्यूब जब एक्सपांड हो रही तो बाहर के सराउंडिंग को हटा रही है, अपना एक्सपांशन करिए, पर बाहर सराउंडिंग नहीं है, तो काय का वर्क डन? अगेंस्ट वर्क होता है। पिस्टन जब ऊपर जाता है तो बाहर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, तो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है 1 इंटू डीवी। बाहर 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर तो 10 इंटू डीवी, पर बाहर 0 प्रेशर तो 0 इंटू डीवी, कोई वर्क ही नहीं होगा। बाहर का सराउंडिंग होगा तो अगेंस्ट वर्क होगा। तो इसके लिए ये एक्सटर्नल कुछ है ही नहीं, तो किसके अगेंस्ट वर्क? नो अगेंस्ट वर्क। इट्स मीन पीडीवी 0 इंटू डीवी, नो अगेंस्ट वर्क, कोई अगेंस्ट वर्क नहीं होगा, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द वैक्यूम 0 वर्क। थर्ड, फ्लोट लगाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लोट लगाया भैया, डेल्टा क्यू
डेल्टा डब्ल्यू और डी यू, डेल्टा क्यू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू जीरो, तो भैया डी यू भी, तो भैया इसका मतलब तो फ्लोट के तीनों पैरामीटर जीरो हो गए, डेल्टा क्यू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू जीरो, डी यू भी जीरो। अब आइडल गैस की बात करें, आइडल गैस, फॉर आइडल गैस internal energy is kinetic energy, it's mean kinetic energy is also constant, kinetic energy temperature के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो भैया इसका मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट, इसका मतलब अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस भी होगा। कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस भी। तो कंक्लूजन, ये कंक्लूजन याद रख लो, कुछ नहीं रहे तो फ्लॉट के तीनों पैरामीटर जीरो, डेल्टा डब्ल्यू डी यू ये सब जीरो, सिस्टम की इंटर्जी यू कंजर्व, यू कांस्टेंट, इंटर्जी स्टोर एनर्जी कंजर्व, एडियाबेटिक प्लस आइसोथर्मल दोनों कंबाइंड प्रोसेस होंगे, एडियाबेटिक आइसोथर्मल कंबाइंड प्रोसेस। और तीसरा, वॉल्यूम बढ़ेगी बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और यहां पर इंटरनल प्रोसेस आइसोथर्मल हो रहा है, इसलिए पीवी कांस्टेंट कंडीशन के रेस्पेक्ट में प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स, अगर वॉल्यूम डबल होगी तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, अगर प्रेशर पूछे तो प्रेशर हाफ, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम डबल, है ना। फ्लोट के तीनों पैरामीटर जीरो, इंटर्जी कंजर्व, ये कंक्लूजन ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इस बार जो उसने आंसर दिया एडियाबेटिक आइसोथर्मल दोनों ऑप्शन में थे, पर उसने एडियाबेटिक को प्रेफरेंस दिया क्योंकि उसने पहला ही वर्ड बोला था कि इंसुलेटेड है, तो इंसुलेशन बाहर से ही क्या हो गया, वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, इसलिए उसने एडियाबेटिक को प्रेफरेंस दिया, आइसोथर्मल को नहीं। ठीक है, वैसे आंसर दोनों देना चाहिए था, तो उसने वही दिया, मैं क्या करूं। ठीक भाई, थैंक यू।